हेलो बेटा, कैसे हो आप सभी लोग। फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का। और जैसे कि आपको मैंने बोला था कि हम क्या करेंगे, आपके लिए न्यूमेरिकल्स की सीरीज लाने वाले हैं। तो अभी तो मैं तैयारी कर रहा हूँ पूरा। मैं चाहता हूँ कि रोज़ ही ये सीरीज आए, लेकिन डिपेंड करता है आपके रिस्पांस के ऊपर। अगर आपका रिस्पांस अच्छा है तो डेफिनेटली इसको हम बहुत आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा मैं, लेकिन उसके लिए आपको रिस्पांस जो है उसके ऊपर मैं डिपेंड करता हूँ कि भाई कैसा रिस्पांस है। अगर आप रेगुलरली इसे अटेंड करते हो, आप सॉल्व करते हो, क्वेश्चन का आंसर देते हो कमेंट के अंदर, तो डेफिनेटली मैं उसका सेशन करवाऊंगा। हो सकता है कि लाइव भी हो जाए, हो सकता है कि ये रिकॉर्डेड में आपको मिले, लेकिन मैं चाहता हूं कि रेगुलर मिले। भले लाइव मिले, भले रिकॉर्डेड मिले, लेकिन कैसा मिले, रेगुलर मिले। तो बड़ा डिपेंड करता है आपके रिस्पांस के ऊपर। तो आप अच्छा रिस्पांस दो, मैं आपको बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूं। तो आज का जो टॉपिक है वो है टॉर्क एंड रोटेशनल लॉस। इसके ऊपर कुछ मैंने क्वेश्चंस लाए हैं, मस्त क्वेश्चन आपको करवाता हूं। लेकिन इससे पहले आपने रोटेशनल डायनामिक्स जो मेरा पूरा चैप्टर है आपका कम से कम वो होना चाहिए, राइट। अभी देखिए मैंने वन शॉट डाला हुआ है रोटेशनल डायनामिक्स का पूरा वन शॉट, वहां पे जाकर के आप पूरा थ्योरीज का पढ़ सकते हो। इसके अलावा हमने इसके ऊपर बहुत सारे लाइव सेशन लिए हैं, 17 लाइव सेशन लिए हैं, जिसके अंदर पूरा ये चैप्टर कंप्लीट किया है। हर एक पार्ट को बहुत डिटेल में समझाया है। अगर आपका वो हो चुका है तो आप ये कर सकते हो। बाकी आपको मैं एक्सप्लेन तो बहुत डिटेल में करवाने वाला हूँ हर एक क्वेश्चन। तो अभी मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ मैं। कंसेप्ट क्या है, टॉर्क एंड रोटेशनल लॉस। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके, ये अपना क्वेश्चन यहाँ पर है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया है, देखो जरा। अ डिस्क हैज मास m एंड रेडियस r। क्या बोला है, एक डिस्क आपको दी गई है और आपको डिस्क अगर देने के बाद में यहाँ पर ऐसा बोला है डिस्क आपको दी गई है। ओके, समझ में आ रहा है बेटा। आपको डिस्क दी गई है और डिस्क का आपको मास दिया है और उसकी रेडियस आपको दी गई है। उसके बाद में बोला गया कि हाउ मच टेंजेंशियल फोर्स शुड बी अप्लाइड टू द रिम ऑफ द डिस्क सो एज टू रोटेट विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड टाइम t। समझ में आ रहा है। तो ये कंसेप्ट देख लीजिए कि हमने क्या करना है, हमें एक डिस्क लेनी है। डिस्क आपको पता है ये डिस्क है, कंप्लीट पूरा प्लेट है ये प्लेट। ओके, उसके अंदर ऐसा नहीं कि रिंग वगैरह है, पूरा कंप्लीट प्लेट है और इसका मास कैपिटल M है, इसकी रेडियस R है और उसका हमने टेंजेंशियल फोर्स हमने इसके ऊपर लगाया है। हमने क्या लगाया इसके ऊपर, टेंजेंशियल फोर्स। मैंने यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स लगाया है। अब टेंजेंशियल फोर्स लगाने के बाद में ये जो डिस्क है वो घूमना स्टार्ट हो गई है, ये रोटेट होना स्टार्ट हुई है। अब हमें करना क्या है कि तो फोर्स है ना, जो आपने फोर्स लगाया वो हमें कैलकुलेट करना है। और इनका कहना है कि आपने जब फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने के बाद में इसके पास जो एंगुलर वेलोसिटी हो गई वो ओमेगा हो चुकी है। ओके, और जो टाइम लगा है वो t है। कंसेप्ट समझ में आया। फिर से एक बार मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं। कंसेप्ट देखो बेटा क्या है कि हमारे पास में एक रिंग है, हमारे पास में क्या ऐसी डिस्क दी हुई है। डिस्क का जो मास है बेटा वो कैपिटल M है। डिस्क का मास कितना है, कैपिटल M है। और डिस्क का जो रेडियस है वो R है। ऐसा हमने यहां पर दिया हुआ है। M हो गया उसका मास, R हो गया उसका रेडियस। ऐसी दो बातें हमने यहां पर ले ली। अब उसके बाद में होता क्या है, उसके बाद हम बोलेंगे कि यहां पर हमने टेंजेंशियल फोर्स लगाया और टेंजेंशियल फोर्स लगाने के बाद में रिंग जो है, जो डिस्क है, जो घूमना स्टार्ट हुई है और उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है ओमेगा। और कितने टाइम में हुआ है ये सारा पूरा जो एक यहाँ पे जो क्रियाक्रम है वो कब, t इतने टाइम इंटरवल में हुआ है। ऐसा पूरा यहाँ पर अपना गणित दिया हुआ है और हमें निकालना है कि भैया फोर्स कितना होता है। ओके, चलिए कंसेप्ट समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या है, समझ में आ गया आप लोगों को। क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ओके, क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं और हमें फोर्स का वैल्यू निकालना है यहाँ पर। चलिए तो होता क्या है, चलो फॉर्मूला मैं यूज करता हूँ। देखो मुझे भी कुछ पता नहीं है इसके अंदर का, लेकिन अब हम ट्राई करते हैं। देखो होता क्या है कि हमें फोर्स निकालना है, लेकिन देखो फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, इतना तो मुझे क्लियर हो गया बात। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर हमने टॉर्क लगाया है। मैंने क्या बोला था आपको, टॉर्क मतलब वो फोर्स होता है कि जो सेंटर ऑफ मास से थोड़ा दूर लगता है। जो फोर्स सेंटर ऑफ मास से थोड़ा दूर लगता है उसे हम टॉर्क कहते हैं। जो फोर्स सेंटर ऑफ मास से दूर लगता है उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, टॉर्क हम कहते हैं। तो टॉर्क का मतलब हो गया R क्रॉस F। टॉर्क का मतलब क्या हो गया, R क्रॉस F। समझ में आ रही बात आपको। टॉर्क का मतलब है R क्रॉस F। ओके, अब ये वेक्टर वगैरह हम नहीं देंगे क्योंकि हमें क्या निकालना भाई, सीधा अपने को वैल्यू निकालना है। तो उस केस में हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो हमने बोला कि टॉर्क लिया है यहाँ पर, फिर हमने बोला RF लिया है यहाँ पर, RF में हमने लिया है। और फिर हम क्या करेंगे, टॉर्क का और एक फॉर्मूला होता है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू अल्फा। टॉर्क का और एक फॉर्मूला होता है, वो होता है I इंटू अल्फा। तो यहाँ पे I इंटू अल्फा लिया मैंने, R इंटू F लिया। बहुत शानदार। फिर हम क्या करेंगे, हमें F की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, F के लिए है ना, F के लिए मैं यहाँ पर देयरफॉर। अब ये इसका तो कोई काम नहीं है क्योंकि ये तो क्वेश्चन आपका कंपटीशन वाला क्वेश्चन है। इसका तो कोई आवश्यकता नहीं अपने को। ये हमने लिया है, फिर ये हमने लिया है। ओके, चलो ये हमने लिया है I अल्फा लिया है, RF लिया है। तो होता क्या है कि F की वैल्यू जो है वो I इंटू अल्फा लेता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं लेता हूँ R।
ओके तो मुझे अगर आई पता है, अल्फा पता है, आर पता है, तो मैं इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं। अब यहां पर देखो आगे मैं बढ़ता हूं, आगे देखो बेटा क्या होगा, आगे इसको मैं कैलकुलेट करता हूं। देखिए जरा यहां पर अगर मैं इसको कल सॉल्व करने की कोशिश करूं तो सबसे पहले देखो मैं अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। अल्फा जो है बेटा, अल्फा जो है अपना एंगुलर एक्सेलरेशन है जो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर। तो अल्फा की अगर मैं अल्फा यहां पर अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो अल्फा में क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो यहां पर पहले तो डिस्क एकदम शांत थी, डिस्क तो पहले रोटेट हो नहीं रही थी, पहले डिस्क रुकी हुई थी। तो हमने बोला भैया इनिशियल जो वेलोसिटी है उसकी वो 0 हमने ले ली है, और जो फाइनल जो वेलोसिटी है हमने ओमेगा ले ली है, और जो टाइम है वो टी है। इतना क्लियर हो गया। तो जो अल्फा की वैल्यू एकदम यहां पर आ चुकी है, अल्फा की वैल्यू है ओमेगा अपॉन टी। ये हो गया तुम्हारा एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्या हो गया बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब ये तीन चीजों में से अपने को एक वैल्यू मिल चुकी है। आर तो आर रहेगा, आर में तो कोई बदलाव हम नहीं कर सकते। ओके इतना क्लियर हो गया। चलो इसको, इस बॉक्स को थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूं क्योंकि वैल्यू अपनी आ चुकी है। पहला अपना गणित यहां पर सॉल्व हो चुका है। दूसरा जो गणित अपने को करना है बेटा, तर आपल्याला दुसरा याच्यामध्ये पाहायचा आहे, तर आय काय असतो हे आता आपण इथे कॅल्क्युलेट करणार आहोत। तर आय साठी मी काय, परत एक बॉक्स इथे परत इथे एक बॉक्स तुम्हाला काढून देतो आणि या बॉक्समध्ये आता आपण उरलेलं कॅल्क्युलेशन करणार आहोत, है ना। याच्यामध्ये आपण उरलेलं कॅल्क्युलेशन करणार आहोत। कळलं तुम्हाला, कळलं? ऐसी बात हो रही है। आई अल्फा, तो आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, आई की वैल्यू है mr स्क्वायर बाय 2। मतलब जो अपना डिस्क होता है, डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है mr स्क्वायर बाय 2। क्या होता है वो, mr स्क्वायर बाय 2 होता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, आई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, और इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे इस पहले इक्वेशन में। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलने वाला, जरा देखो बेटा ध्यान से देखो यहाँ पर। तो f की वैल्यू जो है उसमें क्या मैं क्या करता हूँ, आई की वैल्यू में रखता हूँ, आई की वैल्यू मैं यहाँ पर रखने वाला हूँ। वहां पर क्या आने वाला है, mr स्क्वायर बाय 2 आने वाला है, mr स्क्वायर बाय 2 आने वाला है। और फिर mr स्क्वायर बाय 2 लिया मैंने, नीचे यहाँ पर r लिया, और मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर अल्फा लेता हूँ। ओके अल्फा की वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू क्या है, ओमेगा बाय 2, है ना। तो देखो mr स्क्वायर आएगा ऊपर, नीचे आएगा अपना 2, नीचे अपना 2 आने वाला है। ओके आर भी अपना 2, आर भी अपना नीचे ही आने वाला है, मतलब डिनोमिनेटर में आने वाला है। और फिर अल्फा की मैं वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, तो अल्फा क्या है अपना, अल्फा है ओमेगा बाय टी। अल्फा आ चुका है अपना ओमेगा डिवाइडेड बाय टी, ये आ चुका है अपना अल्फा। क्लियर हो गई है बात, यहाँ पे बात क्लियर हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे mr स्क्वायर, तो देखो ये थोड़ा सा यहाँ पर मैंने दोनों तरफ आर छोटा, यहाँ पर बड़ा आर निकला छोटा आर निकला, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ध्यान देना इस चीज़ों के ऊपर, यहाँ पर आर ही हम लेंगे। तो आर दोनों तरफ से मैं कैंसिल करता हूँ, आर नीचे और ऊपर से कैंसिल होने वाला बेटा। तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको मिलने वाला है एक इक्वेशन, वहाँ पे आएगा mr स्क्वायर ओमेगा आएगा, mr स्क्वायर आएगा, ओमेगा आएगा, और नीचे आएगा 2 इंटू टी। नीचे क्या आने वाला है, 2 इंटू टी आने वाला है। अरे यार mr आएगा ना, mr स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि नीचे r है ना, वो कैंसिल हो गया। तो मुझे मिलेगा m मिलेगा, मुझे r मिलेगा, मुझे ओमेगा मिलेगा, और फिर हमें क्या मिलेगा 2 इंटू टी, mr ओमेगा 2t। ऐसा यहाँ पर मुझे इक्वेशन मिलने वाला है ना। तो ओमेगा mr ओमेगा 2t, यहाँ पर ऑप्शन बी है जो हमें सही लग रहा है, mr ओमेगा इंटू 2t, mr ओमेगा डिवाइडेड बाय 2t। देख सकते हैं आप यहाँ पर mr ओमेगा 2t। क्या किया फिर से समझाता हूँ आपको, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पर अपनी डिस्क थी अपने पास, ओके समझ रहे हो, हमारे पास ऐसी डिस्क थी, डिस्क को हमने यहाँ पर फोर्स लगाया, टेंजेंशियल फोर्स हमने यहाँ पर लगाया। ये है इसका सेंटर, इसका जो टोटल मास है कैपिटल M है, इसका जो रेडियस है वो कैपिटल R है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने फोर्स लगाने के बाद, है ना, हमें क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स से हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला ये लगाता हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू आर, है ना, फोर्स इंटू रेडियस ऑफ दैट डिस्क, है ना। और टॉर्क का और एक फॉर्मूला होता है, टॉर्क का और एक फॉर्मूला होता है आई इंटू अल्फा एफ इंटू आर। तो एफ का फॉर्मूला बनेगा आई अल्फा डिवाइडेड बाय आर। ये बन गया अपना फॉर्मूला एकदम सिंपल वाला। अब यहाँ पर मैंने 2-3 वैल्यूज यहाँ पर पुटअप किए। जैसे मैंने बोला कि जो अपना आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका फॉर्मूला है डिस्क के लिए mr स्क्वायर बाय 2 मैंने बोला है यहाँ पर। और अल्फा की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो अल्फा मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। तो फाइनल जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है, इनिशियल जो है बेटा 0 है, डिवाइडेड बाय हमने टाइम किया, तो अल्फा की वैल्यू आती है ओमेगा अपॉन टी। क्या समझा गोलू, सही बात है ना गोलू, सही बात है, क्लियर हो गया क्लियर हो गया गोलू, इधर देख ओमेगा बाय टी आ चुका है, ओमेगा बाय टी आ चुका है। अब फिर हम क्या करते हैं, ओमेगा बाय टी लिया हमने और फिर हमको इसको उठा करके हम वहां पर वैल्यू पुट अप करते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं आप यहां पर आप देख सकते हैं आई, तो यहां पे mr स्क्वायर बाय 2 मैंने लिया है इधर, है ना। अल्फा की तरफ किधर है भाई, अल्फा देख, अल्फा की कितना है ओमेगा बाय टी,
अल्फा लिया मैंने ओमेगा बाई टी, और डिवीजन में क्या है अपना, डिवीजन में आर है, तो इसको डिवीजन में मैं आर करता हूँ यहाँ पर, तो मुझे क्या मिलेगा देख जरा, मुझे मिलेगा एम आर स्क्वेयर ओमेगा मिलेगा डिवाइडेड बाय 2t मिलने वाला है, 2t आर यहाँ पर मिलने वाला है, आर से आर का स्क्वायर कैंसिल होगा, आर से आर का स्क्वायर कैंसिल होगा तो बचेगा एम आर ओमेगा डिवाइडेड बाय 2t, ये बनेगा तेरे फोर्स का फॉर्मूला। गोलू सही बात है ना, देख समझा, क्लियर है, कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होने को मांगता है, अगर कंसेप्ट तेरा क्लियर है ना, तेरे फॉर्मूला कौन सा लगाना है तेरे को समझेगा। ओके, प्रैक्टिस से होने वाला है, रोज क्वेश्चन सॉल्व करने का मस्त, अभी मैं तेरे को रोज क्वेश्चन देने वाला हूँ, डेफिनेटली तेरे को बहुत फायदा होगा। ओके, अब यहाँ पर शायद थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही है, चलो कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट टाइम थोड़ा देखते ध्यान से। क्या बोला है, रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेट v be the linear velocity of the particle which is at perpendicular distance r from the axis of rotation, then the relation v is equal to r omega implies that, है ना। देखो यहाँ पे थोड़ा जूम करके देख लेना, नेक्स्ट टाइम मैं तो उसको थोड़ा डिजिटल करवाता हूँ। ओके, अभी आज थोड़ा मैंने प्रॉमिस करवाया था, इसलिए थोड़ा सा मैंने आज फोटो वगैरह लगाए हैं, कल से थोड़ा सा हम इसको और थोड़ा क्लियर इसको लेकर के आते हैं, फोटोज को डिजिटल फोटो ही हम यहाँ पर लगाएंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्या बोला, रिजिड बॉडी रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेट v be the linear velocity of the particle। मतलब देख एक रिजिड बॉडी है, मान लो ये ऐसी रिजिड बॉडी यहाँ पर है ना, देख बेटा यहाँ पे ये अपनी रिजिड बॉडी हो चुकी है, इधर अपनी रिजिड बॉडी है ऐसी पूरी, ये अपनी रिजिड बॉडी है, और रिजिड बॉडी अगर है तो ये रिजिड बॉडी रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ये मान लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड ये बॉडी पूरी घूम रही है, इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है, उसके बाद में इसका जो लीनियर वेलोसिटी है वो अपना v हो चुका है। ओके, और क्या बोला है, विच इज परपेंडिकुलर, हाँ, लेट v be the linear velocity of particle which is at the perpendicular distance r from the axis of rotation, है ना। ओके ठीक है, मतलब यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से r इतने डिस्टेंस पे बॉडी के ऊपर में फोर्स लगाया, हाँ, तो यहाँ पर मतलब इस तरीके से ये वेलोसिटी अपने को दी गई है, इस तरीके से वेलोसिटी दी गई है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, है ना। मतलब जहाँ से हम वेलोसिटी को कम करना चाहते हैं, जिस पॉइंट से वहाँ से एक्सिस तक जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वो r है, देन द रिलेशन v इक्वल टू r ओमेगा, तो यहाँ पर रिलेशन क्या है, v इक्वल टू r ओमेगा, ये रिलेशन अपने को मिल चुका है। ओके, आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में, इतनी बात क्लियर होगी। तो हमें बताना है कि रिलेशन v इक्वल टू r ओमेगा, अगर मैं v इज इक्वल टू r ओमेगा यहाँ पर लिखता हूँ तो उस केस में इसका मतलब क्या है, इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इस इक्वेशन का मतलब क्या है, ये हमें यहाँ पर बताना है, इस इक्वेशन का मतलब क्या है ये मुझे यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम, देन द रिलेशन v इक्वल टू r ओमेगा इंप्लाइज दैट ओमेगा डज नॉट डिपेंड ऑन r। ये जो इक्वेशन है यहाँ पर जो बात बोली गई है, इनका कहना ये है कि जो आपका ओमेगा है वो r के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं, जो आपका ओमेगा है वो r के ऊपर डिपेंड करता है क्या, नहीं, जो ओमेगा है वो r के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं। दूसरा बोला है कि ओमेगा आर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके बाद सी बोला गया कि ओमेगा आर को प्रोपोर्शनल है, मतलब ओमेगा आई के बराबर है, और ओमेगा इज इक्वल टू 0 है। तो देखो ओमेगा 0 है, ये तो चलता ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि ओमेगा बोला हुआ है कि भाई रोटेशन कर रहा है, तो रोटेशन कर रहा है तो ओमेगा तो रहेगा ही। उसके बाद ओमेगा इज इक्वल टू आर, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, दूसरा इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। तीसरा जो है, तीसरा भी आपको लग सकता है कि पॉसिबल है कि ओमेगा अगर मैं आर को इधर लेता हूँ तो वी बाय आर इज इक्वल टू ओमेगा बनेगा। लेकिन 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 बात को समझो कि ओमेगा पूरा डिपेंड करता है थीटा के ऊपर, ओमेगा डिपेंड करता है थीटा के ऊपर, ओमेगा आर के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं। ओमेगा आर के ऊपर डिपेंड करता है कि बिल्कुल नहीं करता आर के ऊपर डिपेंडेंट, ओमेगा थीटा के ऊपर डिपेंड करता है कि थीटा अगर चेंज हो रहा है टाइम के साथ में तो उसी के ऊपर ओमेगा डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है, मतलब मान लीजिए कि ये बॉडी है, इसके ऊपर बहुत सारे पार्टिकल्स है, इसके ऊपर 100 पार्टिकल्स है, और 100 पार्टिकल अगर गोल गोल घूम रहे हैं, रोटेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा है तो उस हर पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी उतना ही रहेगा। इसलिए जो ओमेगा है वो आर के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं। मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर एक पार्टिकल है, ये पूरी बॉडी जो गोल घूम रही है, उसके पास एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है, और यहाँ पर एक पार्टिकल है, उसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर एक पार्टिकल यहाँ पे हर जगह पे एक पार्टिकल है, और फिर हर एक का जो डिस्टेंस है मैं यहाँ पे लेता हूँ बेटा, एक यहाँ पे, हर का डिस्टेंस अलग अलग है। m1 का डिस्टेंस r1 है, m2 का डिस्टेंस r2 है, m3 का डिस्टेंस r3 है, m4 का डिस्टेंस r4 है, और m5 का डिस्टेंस r5 है। और मैं बोलता हूँ कि पूरी बॉडी घूम रही है, इसका एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा है। तो आप बोलोगे सर कि क्या हर एक पार्टिकल का अलग आएगा, मैं बोलूँगा बिल्कुल भी नहीं, हर एक पार्टिकल का जो ओमेगा है वो सेम ही आने वाला है,
सेम ही आने वाला है। इसलिए ओमेगा आर के ऊपर डिपेंड करता है कि बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। तो इक्वेशन मतलब पहला जो यहाँ पर कंसेप्ट है, ऑप्शन पहला जो है कि ओमेगा डज नॉट डिपेंड ऑन आर, ये रहेगा आपका सही जवाब, ये रहेगा आपका सही जवाब। चलो इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलो इतना क्लियर हो, आगे बढ़ते हैं। आप आगे क्या बोला गया है, when a 12,000 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन अ फ्लाई व्हील, अगर फ्लाई व्हील के ऊपर 12,000 जूल का वर्क अगर हुआ है, इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 10 to 20 हर्ट्ज। समझ में आ रहा है बेटा कि मतलब एक फ्लाई व्हील था, उसके ऊपर हमने वर्क किया, 12,000 जूल का हमने उसके ऊपर वर्क किया है, और 12,000 जूल का वर्क करने के बाद में उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 से 20 बन चुकी है। उसके बाद में बोला कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ फ्लाई व्हील अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमें क्या करना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया MY निकालना है उस फ्लाई व्हील का अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ में आ रहा है? तो हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फ्लाई व्हील जिसके ऊपर हमने 12,000 जूल का वर्क किया है और उसकी जो एनर्जी है बदल चुकी है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी बदल चुकी है। समझा क्या? तो देखो होता है यहाँ पर, तुम बोलोगे सर यहाँ पे कैसे इक्वेशन लगाए हम, तो इक्वेशन लगाने का बहुत सिंपल तरीका है, कुछ टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं बेटा आपको। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कितना हमने देख, होता क्या है कि पहले इसका काइनेटिक एनर्जी कितना था, है ना, पहले इसका काइनेटिक, पहले इसका फ्रीक्वेंसी कितना था N1 की अगर मैं बात करता हूँ, देख बेटा गोलू इधर देख, मैं क्या बोलता हूँ, गोलू इधर देख, N1 की मैं बात करता हूँ, मतलब फ्रीक्वेंसी पहले कितनी थी 10 हर्ट्ज, पहले इसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज थी और बाद में इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज थी। पहले 10 हर्ट्ज थी, बाद में 20 हर्ट्ज थी, ऐसी ही इसकी फ्रीक्वेंसी है, N1 N2 अलग अलग है। ओके, और जो इसके ऊपर जो हमने एनर्जी लगाई है, फ्लाई व्हील जो एनर्जी हमने इसके ऊपर लगाई है, तो वो एनर्जी कितनी है 12,000 जूल, 12,000 जूल। ओके, तो 12,000 जूल की एनर्जी लगाने के बाद में इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बढ़ चुकी है। ओके, तो होता क्या है कि काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पहली वाली और यहाँ पर देखता हूँ मैं काइनेटिक एनर्जी सेकंड वाली, ऐसे दो मैंने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ली है। समझ में आ रहा है बेटा गुलू? ओके, समझा? तो अभी पानी पीने दे। है ना, समझ में आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2 हमने यहाँ पर लिया है और यहाँ पर लेता हूँ मैं 1/2, है ना, काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2 यहाँ पर मैंने लिया है, यहाँ पर मैं लेता हूँ 1/2, इधर मैं लेता हूँ 1/2, उसके बाद में कितना आएगा 1/2, उसके बाद में यहाँ पर आता है I ओमेगा स्क्वायर, मतलब यहाँ पर ओमेगा 1 का स्क्वायर आएगा। फ्लाई व्हील का काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये। देख अपना कैसा लीनियर में कैसा होता है, लीनियर में कैसा काइनेटिक एनर्जी था अपने पास में, देख रहे पापा गोलू कितना था लीनियर में, जो काइनेटिक एनर्जी अपने पास में था वो था 1/2 m और यहाँ पर आया था V1 का स्क्वायर, ऐसा था ना। तो वही अगर मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूँ तो यहाँ पर बहुत सिंपल तरीका है, यहाँ पर मैं 1 बाय लेता हूँ, m की जगह पे मैं लेता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m की जगह पे मैं I लेता हूँ और यहाँ पे v की जगह पे मैं क्या लेता हूँ, v की जगह पे मुझे लेना पड़ेगा ओमेगा का स्क्वायर। तो ये बनेगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो पहला वाला जो है वो है 1/2 I ओमेगा 1 का स्क्वायर, और दूसरे वाले में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 1/2 आएगा, यहाँ पे I आने वाला है, यहाँ पे ओमेगा 2 का स्क्वायर आने वाला है। ऐसा दो इक्वेशन अपने पास में आ चुका है। अगर मैं इन दोनों काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस निकालता हूँ तब मुझे पता चलेगा कि इस फ्लाई व्हील के ऊपर कितना वर्क हुआ है ना। अगर वर्क को मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो वर्क को कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास में क्या होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस होना चाहिए। अगर मेरे पास में काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस है तो मैं बोल सकता हूँ कि इसके ऊपर कितना वर्क हुआ है, जितना काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस है। ओके, समझा, क्लियर हो गई बात। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, काइनेटिक एनर्जी का मैं डिफरेंस लेने वाला हूँ, काइनेटिक एनर्जी का मैं क्या लेने वाला हूँ, डिफरेंस लेने वाला हूँ, और ये जो डिफरेंस है वो मुझे बताएगा भैया कितना इसके ऊपर वर्क हुआ है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर वर्क डन की मैं बात करता हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल थी, और यहाँ पर लेता हूँ मैं काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है। ऐसी मैंने दो चीज़ें यहाँ पर ली है। तो यहाँ पर मैं काइनेटिक एनर्जी लेता हूँ, यहाँ पर मैं लेता हूँ 1/2, यहाँ पर मैं लेता हूँ I, यहाँ पर मैं लेता हूँ ओमेगा 2 का स्क्वायर, है ना। यहाँ पर 1/2 लेता हूँ मैं, I ओमेगा 2 का स्क्वायर लेता हूँ, यहाँ पर लेता हूँ मैं -1/2 I ओमेगा 1 का स्क्वायर, ओमेगा 1 का स्क्वायर। ओके, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर लेता हूँ मैं 1/2, यहाँ पर मैं I को कॉमन लेता हूँ, फिर मैं लेता हूँ ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 का स्क्वायर। लेकिन ये ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा का इक्वेशन क्या होता है, देखो जरा ओमेगा का इक्वेशन क्या होता है। फिर से अपन एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स के अंदर कैलकुलेशन करेंगे, बॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो जो ओमेगा 1 है उसमें आएगा 2πN1
मतलब फ्रीक्वेंसी, 2 पाई n1 मतलब n1 क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा 2 का जो है यहाँ पर विषय वो है 2 पाई n2, ऐसा होता है। अब यहाँ पर ओमेगा 2 का स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर ऐसा है, तो यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ 1/2 लेता हूँ, उसके बाद में यहाँ पर आई लेता हूँ मैं, और यहाँ पर ओमेगा 2 की मैं वैल्यू देता हूँ ओमेगा 2, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ 2 पाई n2 होल का स्क्वायर माइनस यहाँ पर मैं लेता हूँ 2 पाई n1 होल का स्क्वायर। ऐसी दो चीज़ें मैं यहाँ पर लेता हूँ, समझा। देख अभी आगे लेता हूँ मैं इसको, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं 1/2 लेता हूँ, यहाँ पर मैं आई लेता हूँ, और यहाँ पर देखो 1/2 लिया मैंने, आई लिया, और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर लिया मैंने 4, पाई का स्क्वायर लिया मैंने, पाई का स्क्वायर क्या है, पाई स्क्वायर ही आएगा ना। उसके बाद में यहाँ पर देखो n2 का स्क्वायर मैंने लिया है, n2 का स्क्वायर लिया माइनस यहाँ पर मैं 2 का स्क्वायर लेता हूँ 4, पाई का स्क्वायर लेता हूँ इधर, पाई का स्क्वायर, और यहाँ पर मैं लेता हूँ n1 का स्क्वायर। समझा। अब इसको मैं कॉमन लेता हूँ यहाँ पे, इसको मैं कॉमन लेता हूँ, यहाँ पर मैं लेता हूँ 1/2, और यहाँ पर मैं लेता हूँ 4, 1/2 लेता हूँ, यहाँ पर मैं आई लेता हूँ मल्टीप्लाइड बाय, इसको मैं लेता हूँ यहाँ पर 4, यहाँ पर मैं लेता हूँ पाई का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे आएगा n2 का स्क्वायर, यहाँ पे n2 का स्क्वायर आएगा, और फिर यहाँ पर n1 का स्क्वायर आने वाला है। बस इक्वेशन वैसे सॉल्व हो चुका है, बाकी तो कैलकुलेट कर सकता है आगे की तरफ, तो आगे इसको सॉल्व कर सकता है। ओके चलो, तो होता ये है कि जो वर्क डन है वो है 12,000। वर्क डन कितना हुआ है यहाँ पर, 12,000 का वर्क डन हुआ है, 12,000 का वर्क डन यहाँ पर हुआ है। ओके 12,000 का यहाँ पर वर्क डन हुआ है। फिर मैं यहाँ पर लेता हूँ 1/2, यहाँ पर मैं 1/2 लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पर आई लेता हूँ, n2 में लेता हूँ 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पर मैं n2 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर मैं n1 का स्क्वायर लेता हूँ। तो जो n2 का स्क्वायर है, तो n2 का जो स्क्वायर है बाबा इधर, n2 का जो स्क्वायर है वो n2 कितना है 20 है ना, 20, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 4,400 है ना, 400 का सॉरी है 400। उसके बाद 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पर मैं लेता हूँ 1/2, इधर मैं लेता हूँ आई, इधर मैं लेता हूँ 4 पाई का स्क्वायर, इधर मैं लेता हूँ 400 और 100 है ना, 400 के अंदर से मैं 100 निकालता हूँ, तो यहाँ में मिलेगा मुझे 300, यहाँ पर मुझे 300 मिलने वाला है, और यहाँ पर मुझे मिलने वाला है 12,000 है ना। तो मुझे क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकालना है। तो पाई स्क्वायर की जो वैल्यू है, देखो यहाँ पर पाई स्क्वायर की वैल्यू, तो पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 10, पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 10। ओके तो यहाँ पर देखो मैं 1/2 लेता हूँ, इधर मैं लेता हूँ आई, इधर मैं लेता हूँ 4, पाई स्क्वायर का कितना लिया 10 लिया ना, हाँ 10 लिया, इंटू मैं लेता हूँ यहाँ पर 300, हो गया मेरा आई निकल गया शायद, है ना, आई निकल जाएगा ना। देखो इधर आएगा 12,000 इंटू 2 आने वाला है, डिवीजन में क्या आएगा देखो, डिवीजन में क्या आएगा देखो ज़रा, इधर मैं लेता हूँ 12,000 इंटू मैं 2 लेता हूँ, डिवीजन में मैं 4 लेता हूँ, इसमें मैं 10 लेता हूँ। ओके और डिवीजन में लेता हूँ मैं 300, और यहाँ पर आएगा आई। समझ में आ रहा है, यहाँ पर मैं लेता हूँ आई, तो यहाँ पे 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0 कैंसिल हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें आसान हो गई। ओके तो तुम इसको सॉल्व कर सकते हो ना, इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, इसमें कुछ बचा नहीं है अभी। तो मैं 2 से, ये कलर अलग लेना पड़ता है, नहीं तो ये दिखता नहीं कि क्या कैंसिल हुआ है। मतलब 2 से मैं 4 कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे 2 बनेगा, 2 से मैं 12 कैंसिल करता हूँ तो क्या बनेगा यहाँ पर, 2 से मैं 12 कैंसिल करता हूँ, यहाँ पर क्या बनने वाला है, 2 से मैंने 12 कैंसिल किया, यहाँ पर 6 बनने वाला है। ओके और 6 और 3 बचा ना, ऊपर 6 नीचे 3 है, तो बनेगा 2, यहाँ पर कितना बनेगा आंसर 2 बनेगा। तो यहाँ पे जो आई आएगा, तो आई का वैल्यू कितना है 2 आया है, तो 2 किलोग्राम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इंटू आर का स्क्वायर, मतलब मास किलोग्राम, आर का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ऑप्शन देखो क्या हुआ है, ऑप्शन है देखो 1 2 और ये 2 किलोग्राम मीटर का स्क्वायर, 2 किलोग्राम मीटर का स्क्वायर। क्वेश्चन आ गया समझ में, ऐसा ये अपना क्वेश्चन है। क्लियर हो गई बात, ये अपना क्वेश्चन है, ये हो गया क्वेश्चन। करते हैं अभी, कितना क्लियर हो गया, आई इज इक्वल टू 2 किलोग्राम मीटर का स्क्वायर, ऐसी बात यहाँ पर होने वाली है। ओके क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला यहाँ पे देखो जरा, अब इसको हम क्या कर सकते हैं देखो जरा। ओके यहाँ पर क्या बोला मैंने, इन केस ऑफ रोटेशन डायनामिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना।
ओमेगा की ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, वी लीनियर वेलोसिटी, आर रेडियस वेक्टर, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये सब कुछ दिया हुआ है अपने को, है ना। इनका कहना है कि इसमें से क्या सही रहेगा, क्या सही रहेगा, फॉर्मूले यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहले देखो क्या बोला है, देखो ऑप्शन ए, है ना, ऑप्शन ए में बोला गया है अपने को। ओके, देखो आपको मुझे बताना है कि भैया क्या सही है क्या गलत है, ये आपको मुझे बताना है। ओके, देखो जरा, पहले में क्या बोला है, v इज इक्वल टू मैं लेता हूँ, v में लेता हूँ यहाँ पर r ओमेगा लेता हूँ मैं, v वेक्टर r वेक्टर ओमेगा वेक्टर, है ना, v इज इक्वल टू r ओमेगा। ओके, उसके बाद में मैं अल्फा की बात करता हूँ, अल्फा वेक्टर जो है उसमें लिखता हूँ r वेक्टर क्रॉस a वेक्टर, ऐसा बोला गया है। उसके बाद में l की वैल्यू बोली गई है, l में लिखा हुआ है कि r क्रॉस p वेक्टर बोला गया है यहाँ पर। उसके बाद में टॉर्क में बोला गया है, टॉर्क में बोला गया है यहाँ पर f वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो गलत क्या है ना, देखो v इज इक्वल टू r ओमेगा नहीं होता, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r होता है, ओमेगा क्रॉस r होता है, मतलब ये गलत हो गया, मतलब पूरा ही गलत है ये, है ना। अल्फा r अल्फा, है ना, तो ये देखो ये भी गलत हो चुका है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या चाहिए, देखो ये तो इन्होंने हर जगह पे गलत किया है, इसको सेकंड वाला पूरा हर जगह पे गलत है। बेसिकली ये इक्वेशन ऐसा है, ये इक्वेशन ऐसा है बेटा, ये इक्वेशन का ऐसा है कि a इज इक्वल टू होता है, a इज इक्वल टू होता है r अल्फा, a इज इक्वल टू क्या होता है, a इज इक्वल टू होता है r अल्फा, है ना, a इज इक्वल टू होता है r अल्फा, a इज इक्वल टू होता है r अल्फा, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये हर जगह पे गलत हो चुका है, r क्रॉस अल्फा, है ना, मतलब ये भी अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो वेक्टर फॉर्म में ये ऐसा बनेगा कि a इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस r, है ना, अल्फा वेक्टर क्रॉस r, ये बनेगा अल्फा वेक्टर क्रॉस r, अल्फा वेक्टर क्रॉस r, मतलब ये बनेगा a, अल्फा वेक्टर क्रॉस r, समझ में आ रहा है। a जो बनेगा वो बनेगा अल्फा वेक्टर क्रॉस r, अल्फा वेक्टर क्रॉस r, अल्फा वेक्टर क्रॉस r, है ना, समझ में आ रहा है, अल्फा वेक्टर क्रॉस r, तो ये बनेगा लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा वेक्टर क्रॉस r, मतलब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे r क्रॉस p बोला है, r क्रॉस p चलेगा, और ये f क्रॉस r बोला गया, ये गलत है, r क्रॉस f चाहिए, है ना, r क्रॉस f, टॉर्क ऊपर तो होता है ना, r क्रॉस f, मतलब ये होता है, ये मतलब पूरा गलत हो गया। दूसरा वाला देखेंगे, मतलब देखो मैं क्या करता हूँ, आपको मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, आपको मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ, आप बाकी देख लेना। जैसे क्या होना चाहिए कि v अगर मैं लिखता हूँ तो v अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो वो होनी चाहिए ओमेगा वेक्टर क्रॉस r, है ना, ओमेगा वेक्टर क्रॉस, मतलब ओमेगा वेक्टर क्रॉस r, ओमेगा वेक्टर क्रॉस r होना चाहिए, ये हो गया सही फॉर्मूला। उसके बाद में अगर मैं लीनियर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करता हूँ तो उस केस में क्या होना चाहिए, r क्रॉस अल्फा, है ना, r क्रॉस अल्फा, है ना, सॉरी ऐसा नहीं भाई, अल्फा क्रॉस r, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, अल्फा क्रॉस r टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अल्फा क्रॉस r ऐसा होता है। उसके बाद में दूसरा अगर मैं देखूँ यहाँ पे, मतलब लीनियर मोमेंटम, है ना, मतलब ये है एंगुलर मोमेंटम में होता है r क्रॉस p, मतलब यहाँ पर मैं लेता हूँ मैं r क्रॉस p लेता हूँ, मैं r क्रॉस मैं p लेता हूँ। और टॉर्क के बारे में बात करूँ, टॉर्क में होता है r क्रॉस f, टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f, ओके, समझ में आ रहा है। चलो, तो ये सारे फॉर्मूले बाकी आप इसको कंपेयर कर सकते हैं इसको। ओके, सही आंसर मैंने आपको बता दिया, वैसे तो आपको 4 में से एक दिखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये कैंसिल नहीं हो रहा है सही, तो हाँ कैंसिल हो गया। चलो, ये मैंने आपको सही से सारे फॉर्मूले बता दिए। टॉर्क r क्रॉस f, ओके, ऐसा होता है। आगे क्वेश्चन दिया गया अपने को, आगे क्वेश्चन ऐसा है। ओके, नेक्स्ट टाइम से मैं डिजिटल ही फोटो लाता हूँ, इससे कुछ काम हो नहीं रहा अपना, इससे कुछ काम अपना हो नहीं रहा है। चलो कोई बात नहीं। अब क्या बोला है, हाँ क्या बोला, देखो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन बना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर ये क्वेश्चन है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोला है यहाँ पे, देखो जरा, कि अ डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, हाँ ओके ठीक है, 2 क्वेश्चन है अभी ले लेते। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोला है, डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इज रोटेटिंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट एन एक्सिस ऑफ
upon an axis passing through a center and perpendicular to the plane with a constant angular velocity ओमेगा, है ना। इनका कहना है कि हमारे पास में एक डिस्क है ना, हमारे पास में एक डिस्क है, हमारे पास में एक डिस्क है, हमारे पास में एक डिस्क है, हमारे पास में एक डिस्क है। तो डिस्क है तो ये उसका सेंटर ऑफ मास हो गया, ये हो गया इसका एक्सिस, है ना, ये हो गया उसका एक्सिस। बहुत फोकस लगता है भाई न्यूमेरिकल्स के लिए, तुम्हें अंदर से तुमको बदलना पड़ेगा कि भाई करने का है अपने को। जब तू सब अंदर से बोलेगा ना कि भाई करने का है, रात को जाग के सुबह उठ करके कुछ भी करेगा लेकिन करेगा, तभी होगा ये काम। अपने आप को खुद ऐसा जलाना पड़ता है अंदर से। देख ये एक्सिस है, ये मैंने बोला कि ये डिस्क है, ये एक्सिस पास हो रहा है, और एक डिस्क का जो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I1 है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I1 है, और इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ω1 है, इसका जो एंगुलर वेलोसिटी ω1 है। समझ में आ रहा है? तो इनका कहना ये है कि पहले ये रोटेट हो रहा था, हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट हो रहा था, ओके, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में कैसा हो रहा था, रोटेट हो रहा था। अनदर डिस्क ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, है ना, समझ में आ रहा है। I1 लिया मैंने, ω1 लिया, और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर दूसरा डिस्क लिया, दूसरा डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I2 है, हैविंग जीरो एंगुलर वेलोसिटी, हैविंग जीरो एंगुलर स्पीड, है ना, मतलब वही एंगुलर स्पीड एंगुलर वेलोसिटी एक ही बात है, वैसे ओमेगा ही आएगा। तो इनका कहना है कि पहले एक एक्सिस था, उसके, है ना, ये डिस्क है, उसके सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है, और जो डिस्क है ऐसा घूम रहा था पहले, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ω1 है, और ये घूम रहा है, मस्त घूम रहा है, ओके। अब इनका कहना है कि हमने दूसरा डिस्क लिया और उसको उठा करके इसके ऊपर रखा, दूसरा डिस्क लिया और उसको उठा के इसके ऊपर रखा है, उसको उठा के हमने इसके ऊपर रखा हुआ है, उसको उठा कर हमने इसके ऊपर रखा, है ना, समझ में आ रहा है। अनदर डिस्क ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 हैविंग जीरो एंगुलर स्पीड इज प्लेस्ड कोएक्सियली ऑन अ रोटेटिंग डिस्क, मतलब हमने दूसरा लिया, दूसरे का जो है हमने I2 लिया है दूसरे को, और इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो जीरो है ना, इसका जो एंगुलर वेलोसिटी कितना है, जीरो है। पहले वाले का ω1 है, दूसरे वाले का जीरो है, ओके। ऐसा हमने एक के ऊपर एक दो डिस्क रखा। नाउ बोथ द डिस्क आर रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ω2, है ना। अब हमने क्या बोला कि बोथ द डिस्क आर रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ω2। अब इनका जब हमने दोनों को साथ में रखा तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो बदल चुका है, वो ω2 बन चुका है। अब आपको ये बताना है कि द एनर्जी लॉस्ट बाय द इनिशियल रोटेटिंग डिस्क, है ना, जो पहले वाले डिस्क ने जो एनर्जी को लॉस किया है वो आपको यहाँ पर बताना है कि पहले वाली जो डिस्क है उसने कितना एनर्जी लॉस किया, क्योंकि दूसरी वाली जो डिस्क है वो घूमने रही थी, मतलब सारा भार इसके ऊपर आ गया। तो हमें निकालना है कि एनर्जी लॉस्ट बाय द सिस्टम, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले देख लो कि एक रॉड है, ओके, रॉड है, और फिर हमने ऐसा डिस्क लिया है, डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I1 है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसका जो वेलोसिटी है वो ω1 है। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरा डिस्क लेंगे, और दूसरा डिस्क लेने के बाद में ऐसा इसके ऊपर रखेंगे हम दूसरा डिस्क, है ना, ऐसा यहाँ पर हम दूसरा डिस्क रखने वाले हैं। तो जो दूसरा डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है I2 है, और उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो जीरो है। अब ये दोनों घूम रहा है तो उसका दोनों का जो एंगुलर वेलोसिटी हो गया वो ω2 हो गया, और हमें निकालने की एनर्जी लॉस्ट बाय द फर्स्ट डिस्क, है ना, एनर्जी लॉस्ट बाय द फर्स्ट डिस्क, एनर्जी लॉस्ट बाय फर्स्ट डिस्क, एनर्जी लॉस्ट बाय द फर्स्ट डिस्क। ऐसा मेरे को यहाँ पर इक्वेशन पूरा कैलकुलेट करने का है, ओके। चल आगे बढ़ते बेटा, कितना टाइम हुआ रे बाबा अभी, ओके 2:30 बज चुके हैं, ओके 2:30 बज चुके। चलो तो देखो पहले हम क्या करते हैं, है ना, एनर्जी लॉस्ट है ना। देखो पहला एनर्जी कितना था, मैं देखो पहला इसके पास क्या था, काइनेटिक एनर्जी था, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर मैं लेता हूँ 1/2, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मैं लेता हूँ, यहाँ पर मैं लेता हूँ 1/2, यहाँ पर आएगा I, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर लेता हूँ मैं 1/2, यहाँ पर आएगा I, और जो भी है मतलब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, ऐसा इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ऐसा इसका
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, समझा। अब इसमें इनिशियल की अगर मैं बात करूँ तो इनिशियल ये ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर ओमेगा 1 अगर लेता हूँ तो इसका ये ज़्यादा है, मतलब इसका पहले वाला डिस्क I1 और ओमेगा 1 इसका ज़्यादा है, समझ में आ रहा है, इसका ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। अब दूसरे वाले का कैसा होगा, रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी सेकंड में, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल की अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे 1/2 आएगा। अब दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आने वाला है, यहाँ पर दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, मतलब यहाँ पर आएगा I1 प्लस I2, इसको ऐड करने का अपने को अल्जेब्रिकली ऐड करने का है। I1 प्लस मैंने I2 ले लिया और फिर हम यहाँ पर बोलते हैं I1 प्लस मैंने I2 ले लिया और फिर जो कंबाइन उसका एंगुलर वेलोसिटी है वो लेना पड़ेगा, वो बनेगा ओमेगा का स्क्वायर, ऐसा यहाँ पर वो बनने वाला है। ओके, ऐसा ये बनने वाला है। ओके, ऐसा बनने वाला। अब लॉस, अगर मैं लॉस एनर्जी करता हूं तो ये इसके अंदर से मुझे ये माइनस करना पड़ेगा, समझा, इसके अंदर से मुझे ये माइनस करना पड़ेगा। अब ये जो ओमेगा है ना, इसके अंदर से ये माइनस करना, तो ये ओमेगा है ना, मुझे इसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तभी ये माइनस होगा और फिर मुझे मिलेगी एनर्जी। ओके, अब ओमेगा निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो ओमेगा निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लेता हूँ L1 मैं लेता हूँ यहाँ पे, L1 मैं यहाँ पर लेता हूँ, L1 मतलब क्या होता है, मतलब एंगुलर मोमेंटम है ना, यहाँ पर आएगा I1 है ना, यहाँ पर आएगा I1 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा ओमेगा 1। ये है आपका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, I1 इंटू ओमेगा 1 है ये। ओके, I1 इंटू ओमेगा 1 मैंने लिया, चलो वो तो सही है, I1 ओमेगा ही है, ओमेगा 1। और जो L2 है, L2 की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें क्या आएगा, I1 प्लस I2 आने वाला है, दोनों का आने वाला है, और दोनों का फिर जो कंबाइन जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है। ओके, अब इसको मैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कैसा होता है, कंजर्व रहता है, कैसा रहता है, कंजर्व रहता है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ऐसा हमने ले लिया। अब यहाँ पर मैं लेता हूँ, है ना, देखो यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पर देखो ज़रा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पर मैं लेता हूँ L1 इज इक्वल टू L2, ऐसी दो बातें यहाँ पर मैं लेता हूँ, L1 इज इक्वल टू L2 ऐसा मैं यहाँ पर लेता हूँ, है ना, L1 इज इक्वल टू L2 मैं यहाँ पर लेता हूँ। चलो L1 इज इक्वल टू L2 मैंने यहाँ पर ले लिया, L1 इज इक्वल टू L2 मैंने यहाँ पर ले लिया। तो इसमें कैसा होता है, यहाँ पर मैं लेता हूँ, यहाँ पर देखो, है ना, यहाँ पर मैं लेता हूँ I1 ओमेगा 1, यहाँ पर मैं लेता हूँ I2 ओमेगा 2, है ना, I2 ओमेगा 2। तो I1 कितना है, I1 तो I1 है, ओमेगा 1 तो ओमेगा 1 है। I2 की अगर मैं बात करता हूँ तो सेकंड वाला जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके बराबर है, दोनों का, मतलब यहाँ पर I1 प्लस I2 दोनों का यहाँ पर एडिशन होने वाला है ना, तो यहाँ पर आएगा ओमेगा। अब ओमेगा की जो वैल्यू है वो है ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर आने वाला है I1 ओमेगा 1 डिवीजन में आएगा I1 प्लस I2, समझा, क्लियर हो गई बात, ओमेगा आ गया, क्लियर हो गया बस। मतलब ओमेगा जो है तो वो मैंने ओमेगा 1 के टर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट करवा लिया उसको। ओके, अभी मुझे निकालना है एनर्जी लॉस बाय द फर्स्ट डिस्क, एनर्जी लॉस बाय द फर्स्ट डिस्क, मतलब मैं इसके अंदर से इसको माइनस करता हूँ, है ना, इसके अंदर से इसको मैं माइनस करता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है वो लेता हूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और माइनस लिखता हूँ मैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ऐसा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ऐसा। समझ में आ रहा है। देखो हर चैप्टर के ऊपर कम से कम 50 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे, हर चैप्टर के ऊपर कम से कम 50 न्यूमेरिकल तो बनती है। ओके, और 50 के लिए कितना टाइम लगेगा, मतलब हर रोज अगर 5 करते हैं हम तो 10 दिन में 50 हो जाएंगे अपने। समझ में आ रहा है, 10 दिन में 50 हो जाते हैं, मतलब एक चैप्टर अगर है आपका तो उसके लिए आपको लगते हैं 10 दिन, जिसके अंदर 50 आपके न्यूमेरिकल हो जाएंगे। अब इसमें से ओके, मान लीजिए कि एक महीने के अंदर आपके 3 चैप्टर के क्वेश्चन हो जाते हैं, एक महीने के अंदर 3 चैप्टर के क्वेश्चन हो जाते हैं। समझ में आ रहा है, एक महीने के अंदर आपके 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं। तो आपके पास कितने चैप्टर है, आपके पास 16 चैप्टर है। कितने चैप्टर आपके पास, 16। अब 16 में से 10 हम पहले टारगेट रखते हैं, 16 में से अपने को 10 टारगेट रखना है पहले, 6 को हम बाद में कंप्लीट करेंगे, 10 वाले को टारगेट पहले हम कंप्लीट करते हैं। तो मान लीजिए कि 10 चैप्टर अपने पास में है और एक महीने के अंदर कितना हो रहा है अपना 3 चैप्टर, तो 2 महीने में अपना 6 चैप्टर, 3 महीने में अपना 9 चैप्टर होता है। 3 महीने के अंदर अपना कितना 9 चैप्टर होता है। ओके, और 9 चैप्टर अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें है रोटेशनल मोशन,
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसके बाद में है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसके बाद है थर्मोडायनामिक्स, उसके बाद में है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी अपन पहले निपटा देंगे। मतलब अपना जो है 1 2 3 महीने के अंदर अपने सारे न्यूमेरिकल हो जाते हैं 9 चैप्टर के। उसके बाद में कोई ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद जो थ्योरी लेक्चर है उसके अंदर में हम उसको करवा देंगे। ओके, तो अपना पहले चैप्टर है, अपना पहले टारगेट है 10 चैप्टर का, मतलब मान लीजिए 3 उसमें थोड़ा हम बढ़ा देंगे तो 3 महीने के अंदर अपने 9 चैप्टर हो जाते हैं। इतने कर आपने कर लिए तो हो गया अपना। ओके, मतलब 150 क्वेश्चन जो है 1 महीने में 150 क्वेश्चन, मतलब 150 और 150 मतलब कितना हो गया 450, है ना। मतलब 450 क्वेश्चन अपने को करने का है, 450 क्वेश्चन अपने को करने का है। तो इतना हो गया, मतलब हो गया अपना काम। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपने को लेना है। यहाँ पे इतना ले लिया मैंने, तो कितना हुआ देखो जरा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल ये है 1/2 I1 + I2 ओमेगा का स्क्वायर, है ना। देख यहाँ पर मतलब फाइनल, तो फाइनल की वैल्यू कम है इनिशियल से, मतलब यहाँ पर लेना पड़ेगा कि यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये लेना पड़ेगा अपने को। ओके, इतना क्लियर हो गया। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपने को लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे इनिशियल कितना होता है 1/2 मैं लेता हूँ, उसके बाद मैं लेता हूँ मैं I, और फिर मैं लेता हूँ ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा 1 का स्क्वायर, I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर, I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर। I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर, है ना। और ये फाइनल है, इसके अंदर से ये माइनस करता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ मैं -1/2 लेता हूँ मैं यहाँ पे, यहाँ पर मैं लेता हूँ मैं I1 + I2 ऐसा, और फिर मैं लेता हूँ ओमेगा 2 का स्क्वायर, है ना। मतलब ओमेगा 2 का जो स्क्वायर है वो। अब यहाँ पर देखो ज़रा, यहाँ पर थोड़ा कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। यहाँ पर मैं लेता हूँ 1/2, यहाँ पर लेता हूँ मैं I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर मैं लेता हूँ 1/2, यहाँ पर मैं लेता हूँ I1 + I2, और फिर मैं ओमेगा 2 जो है अपना, ओमेगा 2 की अगर मैं बात करता हूँ तो कितना है ओमेगा 2, है ना। ओमेगा 2 देखो ये निकाला मैंने, ओमेगा 2 जो है वो मैंने ओमेगा 1 के फॉर्म में निकाला है, I1 ओमेगा 1 इन ब्रैकेट I1 + I2, है ना। यहाँ पर लेता हूँ मैं I1, इसका स्क्वायर है ना, तो I1 का स्क्वायर आएगा, ओमेगा 1 का स्क्वायर आएगा, डिवाइडेड बाय I1 + I2 होल का स्क्वायर आने वाला है, I1 + I2 होल का स्क्वायर आने वाला है। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको कैंसिल कर लेता हूँ, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, इसको मैंने कैंसिल कर दिया, इसको मैंने कैंसिल कर दिया, तो फिर क्या बनेगा देखो ज़रा, यहाँ पर बनेगा 1/2, यहाँ पर बनेगा I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर, I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर मैं करता हूँ, यहाँ पर मैं लेता हूँ 1/2, यहाँ पर मैं लेता हूँ 1/2। ओके, फिर मैं यहाँ पर लेता हूँ मैं I1 का स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर, और फिर मैं लेता हूँ यहाँ पे I1 + I2, है ना। स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऐसा हो गया क्लियर। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा देखो ज़रा, मतलब 1/2 को मैं कॉमन लेता हूँ और ओमेगा 1 को भी कॉमन लेता हूँ मैं ना, ओमेगा 1 का जो स्क्वायर है उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, इतना कॉमन हो गया। अब क्या बचा देखो ज़रा ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर बचेगा I1 माइनस इधर क्या बचेगा I1 का स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा I1 + I2। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आएगा कितना 1/2 आएगा, और फिर हम क्या लगेंगे यहाँ पर ओमेगा 1 का स्क्वायर करवाएंगे, ओमेगा 1 का स्क्वायर करेंगे। ओके, और फिर यहाँ पर देखो इधर ये ब्रैकेट के अंदर, इधर मैं लेता हूँ I1 और यहाँ पर मैं लेता हूँ I1 + I2। ओके, माइनस मैं लेता हूँ यहाँ पे -I1 का स्क्वायर करता हूँ मैं, और नीचे क्या लेता हूँ मैं यहाँ पर I1 + I2, नीचे मैं लेता हूँ यहाँ पर I1 + I2। ओके, यहाँ पर मैंने लिया I1 का स्क्वायर, प्लस लिया मैंने I1 और I2 मैंने लिया यहाँ पर, माइनस मैं लेता हूँ। ओके, हाँ, -I1 का स्क्वायर लिया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और फिर मैं यहाँ पर लेता हूँ I1 + I2, ऐसा पूरा, है ना। ऐसे तेरे को बहुत सारे क्वेश्चन करना पड़ेगा, तब जाके तेरा दिमाग चलेगा उसके अंदर। ओके, यहाँ पर देखो 1/2 आया, फिर ओमेगा 1 का स्क्वायर आने वाला है, और फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ये कैंसिल कर दिया मैंने, और फिर मैं यहाँ पर लेता हूँ
I1 I2 डिवीजन में आएगा यहाँ पर I1 प्लस I2, I1 I2 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2। ओके, क्लियर हो गई बात। ऑप्शन देखते सही है क्या भाई, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी खतरनाक दिख रहा है मेरे को। हाँ देखो 1/2 I1 I2 I1 प्लस I2 और यहाँ पे I1 का स्क्वायर W1 का स्क्वायर मतलब ओमेगा 1 का स्क्वायर, मतलब देखो ऑप्शन डी है अपने पास, जो हमने निकाला वो ऑप्शन डी यहाँ पर है, ऑप्शन डी यहाँ पर है। ओके, ये सारे मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है भैया, ये सारे मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है। थोड़ा देखो कंसेप्ट समझ लो, है ना, कंसेप्ट समझ लो और थोड़ा लिख करके रखो, तभी ये काम होने वाला है। ओके, 1/2 ओमेगा 1 का स्क्वायर I1 I2 डिवाइडेड बाय I1 प्लस I2, ऐसा यहाँ पर ये काम चलने वाला है। ठीक है, क्लियर है बात, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, मस्त, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर। अब देखो आगे, हाँ अगला क्वेश्चन करते हैं। है ना, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज I। ओके, ठीक है, 45 मिनट्स का हो चुका है। देखो ये क्वेश्चन तुम ट्राई करो, ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है, ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज I। है ना, मतलब एक रिंग है, ऐसा एक रिंग है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास हो रहा है ना, रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन इज I। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दिया गया है, उसके सेंटर से उसका एक्सिस पास हो रहा है, इट इज रोटेटिंग विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, उसका जो रोटेशन है वो हो रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ में। ओके, अनदर आइडेंटिकल रिंग इज जेंटली प्लेस्ड ऑन इट्स, है ना, और दूसरी इसके ऊपर हमने दूसरी रिंग रखी हुई है, इसके ऊपर हमने दूसरी रिंग रखी हुई है, इसके ऊपर हमने दूसरी रिंग रखी हुई है। अब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेम है, क्योंकि वो आइडेंटिकल है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही है, मतलब ये I ही है, पहले वाले का भी I है, दूसरे वाले का भी I है। ओके, another ring is gently placed on it so that center coincide, if both the rings are rotating। ओके, हाँ मतलब दूसरा वाला जो देखो, पहला वाला घूम रहा है, मतलब ब्लैक वाला घूम रहा है, रेड वाला उसके ऊपर रखा हुआ है, लेकिन उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है ना। ring is gently placed on it so that their center coincide, if both the rings are rotating about the same axis, the loss in kinetic energy। यहाँ पर वही कंसेप्ट है कि पहला वाला जो घूम रहा है, दूसरा वाला घूम नहीं रहा है, तो दोनों में एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर वही कंसेप्ट है कि काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी है वो कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, घूम रहा है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर हम लेते हैं। तो जो इनिशियल है वो है, इनिशियल की अगर मैं बात करता हूँ तो ये 1/2 बनेगा, यहाँ पर I बनेगा, और फिर बनेगा यहाँ पर ओमेगा का स्क्वायर, 1/2 I ओमेगा का स्क्वायर यहाँ पर बनने वाला है। दूसरा मैं यहाँ पर लेता हूँ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नंबर 2 मैं यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पर बनेगा 1/2, यहाँ पर बनेगा दूसरा वाला है ना, दूसरा वाला मतलब I1 प्लस I2 लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का है। अब यहाँ पर विषय ऐसा है कि दोनों आइडेंटिकल रिंग होने के कारण दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ I प्लस I, मतलब 2I मैं यहाँ पर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ 2I, और फिर मैं लेता हूँ ओमेगा। तो ये दूसरा वाला जो ओमेगा है, दूसरा वाला ओमेगा मुझे पता ही नहीं है कौन सा है, उसको मैं लेता हूँ ओमेगा डैश का स्क्वायर। अब इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, तो पहला ज़्यादा है दूसरा कम है, याद रखना, क्योंकि पहला वाला रिंग ज़्यादा घूम रहा था, दूसरा वाला घूम ही नहीं रहा था, तो दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम रहेगा, मतलब पहले के अंदर से दूसरा माइनस करने का है। अब यहाँ पर देखो बात कैसी है, यहाँ पर ओमेगा डैश की वैल्यू अपने को निकालनी है। अब ओमेगा डैश की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट का यहाँ पर मैं फॉर्मूला यहाँ पर लगाता हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ L1 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लेता हूँ L2, है ना। यहाँ पर मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पर मैं लेता हूँ L1 इज इक्वल टू L2। तो जो पहला वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है, ये है I1 ओमेगा 1, और दूसरा वाला कितना है I2 ओमेगा 2, ऐसा। तो पहला वाला क्या है, पहला वाला I है और ओमेगा है, दूसरा वाला कितना है, दूसरा वाला दोनों का एडिशन, मतलब I प्लस I का एडिशन, और ओमेगा 2 अपने को पता ही नहीं, तो उसको मैं ओमेगा डैश लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ I ओमेगा इज इक्वल टू 2I ओमेगा डैश। तो यहाँ पर मैं ओमेगा डैश की वैल्यू लेता हूँ I ओमेगा अपॉन 2I, मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या आने वाली है, I कैंसिल, मतलब ओमेगा बाई 2 आने वाला है यहाँ बस। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको ट्राई करो। देखो ये तो काइनेटिक एनर्जी आ गया, यहाँ पर ये बस ये जो वैल्यू है ना ओमेगा डैश की, इसको यहाँ पर लगाने का है ना, समझ में आ रहा है।
ओके, समझ में आ रहा है? इसको, इस वैल्यू को उठाने का यहाँ से, ओमेगा डैश की वैल्यू को उठाने का और फिर इसको यहाँ पे लगाने का और फिर इन दोनों का डिफरेंस लेने का है, तो ये बनेगा, इसका वैल्यू आ जाएगा फिर। ओके, तो कुछ भी नहीं, इस ओमेगा डैश का वैल्यू यहाँ से उठाओ, वहाँ पे रखो और इसके अंदर से ये माइनस करो, तो सिंपल आ जाएगा। इसका आंसर आता है, इसका शायद आंसर ये आता है, आई ओमेगा स्क्वायर बाय 4। ओके, ट्राई करो सब लोग। चलिए, तो यहाँ पर इसको हमने समाप्त कर दिया। ये सारे क्वेश्चन, अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाला, अभी इसको मैंने स्टार्ट कर दिया है। देखो पहले कैसा होता है, पहले दिमाग के अंदर बेसिक कंसेप्ट डाले जाते हैं। तो मैंने पहले आपको 12th का बेसिक्स पहले पढ़ाया था फिजिक्स के अंदर, 5 लेक्चर वहाँ पे लिए थे। फिर आपको मैंने रोटेशन पढ़ाया पूरा थ्योरी वाला। अभी आपको मैंने न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लिया, तो एकदम स्ट्रैटेजिकली अपन बहुत सही जा रहे हैं। बस आप पेशेंस रखो, धीरे धीरे सारे कंसेप्ट होते जाएंगे, धीरे धीरे सारा रिवीजन आपका होता जाएगा। और हर संडे अपना रिवीजन है ही 12th वालों का। ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।